नमस्कार दोस्तों। आज 1 जनवरी 2023 है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य जो भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स डेली कवर करेंगे। तो आज मैंने जिन टॉपिक्स को लिया है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग को चर्चा करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है प्रहरी ऐप, ठीक है। इसे गृह मंत्रालय ने भी शुरू किया है। दूसरा है ये गेटा सोरा, एक बच्चे का नाम है ये। सर्बिया ने तैयार किए डाक टिकट भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। भारत सऊदी में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप और आरबीआई द्वारा माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट। तो ये हमारे पास 7 टॉपिक हैं। आज हम लोग इन 7 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। एक एक को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन किए गए हैं, क्या क्या सूचनाएं हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम बारी से एक एक के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है यहाँ पे प्रहरी ऐप। तो इसे जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है। और ये गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो ये सीमा सुरक्षा बल है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके जवानों के लिए हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीएसएफ के लिए हुआ है न्यू ऑल इन वन प्रहरी ऐप। तो इस प्रहरी ऐप की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से जो जवान हैं वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आवास, आयुष्मान, इन अवकाश, इन सब से संबंधित जानकारी वो इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला और क्या कर सकते हैं? तो बायोडाटा की उपलब्धता रहेगी इसमें। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर शिकायत निवारण, इस पे भी वो लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उनको मिलेगी। और इस ऐप को गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। और अभी जो ये जब अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब इस ऐप को लॉन्च किया तो उस दौरान 13 बीएसएफ नियमावलियां भी जो है जारी की गई हैं। तो ये जो नियमावलियां हैं ये संशोधन करके जारी की गई हैं, कुछ संशोधन भी किया गया है संगठन में, बीएसएफ संगठन में। तो वो क्या क्या करेंगी? तो वो प्रशासन, प्रशिक्षण और संचालन की समझ बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है कि ये जो ऐप है, सामान्य तरीके से जब आप लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। ओटीपी जिसे हम लोग वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। इसके माध्यम से हम इस ऐप की वेरीफाई करेंगे। मतलब ये सामान्य आदमी नहीं कर सकता है, जो बीएसएफ के जवान हैं ये उनके लिए है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसमें क्या क्या रहेगा? बायोडाटा रहेगा, लिप्स रहेगा, पे स्लिप रहेगा, ठीक है। कई सारी जानकारियां इसमें रहेंगी जो उनको मिल सकती हैं जवानों को। इसमें देखिए आयुष्मान लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आवास लिखा हुआ है। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बीएसएफ जवान जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कब हुआ था? तो 1962 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है 1965 में इसका गठन किया गया था। 1965 में, 1965 में ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत की जो 7 इस फील्ड में काम करने वाले जो सैनिक हैं, जो सेना है, उसमें से ये एक है। तो ये 7 कौन कौन है? उसमें से जो एक है, जैसे हम लोग आईटीबीपी का नाम लेते हैं, आईटीबीपी हो गया, एआर हो गया, असम राइफल हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, और एनएसजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, और फिर एसएसबी।
तो ये जो 7 बनाए गए हैं उन्हीं में से ये एक भी है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इतना जानकारी पर्याप्त है इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो है गेटासोरा। ये गेटासोरा जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनकी उम्र है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, कि अंडर 9 बॉयज सिंगल्स। यानी ये जो खिताब हुआ है, इसमें इस चैंपियनशिप में 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और ये इसी श्रेणी का खिताब भी है। तो ये आयोजन कहाँ किया गया है इसका, तो मलेशिया में आयोजन किया गया है। और इसका नाम जो है टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, टॉप एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका जो आयोजन है 19 से 23 दिसंबर के बीच किया गया था। और यही है गेटा सोरा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनका दूसरा खिताब है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इतनी जानकारी हमारे पास पर्याप्त है इनके बारे में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि सर्बिया, ठीक है। सर्बिया जो है, सर्बिया ने अभी जो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ सर्बिया के डाक ने इस भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये टिकट जारी किया है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 12 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। आप लोग इस टिकट पे भी देख सकते हैं कि ये जो टिकट जारी किया गया है, ये सर्बिया के द्वारा ही जारी किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्बिया लिखा हुआ है, ठीक। और ये है 2022। और देखिए यहाँ पे लिखा है आज़ादी, और यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। भारत के झंडा भी है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशन रहा है। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से संबंधित है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो है ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा, तो ये 5 जनवरी को दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, तो चंद्रशेखर नायर स्टेडियम है, वहाँ का एक हॉल है, ओलंपिया हॉल, वहाँ पे ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो ये किसको दिया जाएगा, तो ये क्यूबा की एक रहने वाली हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एलिडा ग्वेरा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। इन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और इस अवार्ड के अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा, तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 3,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन है, इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो ये क्यूबा की रहने वाली है। क्यूबा, आप जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी, अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में। तो वहाँ जो कैरेबियन है, उस कैरेबियन सागर जो है उसके ऊपर जो है कैबी पड़ता है, हैती पड़ता है। तो ये क्यूबा के रहने वाली हैं, ठीक है। वहीं पे पड़ता है क्यूबा, वहीं की रहने वाली है। और ये मेडिकल के बारे में उस देश को जाना जाता है। कोविड-19 के टाइम पे भी हम लोग क्यूबा के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत वहाँ से जानकारी मिली थी, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया है, ठीक है। ये वहीं की रहने वाली हैं। तो ये भारत में जो वामपंथी दल चलता है, वामपंथी, ये उसकी प्रमुख नेताओं में से एक मानी जाती हैं। और ये केरल में विधायक के तौर पे भी रही हैं, ठीक है। 2011 में इनको केरल केरल साहित्य अकादमी, केरल साहित्य अकादमी से भी इनको नवाजा गया है, पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम ही है आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। तो इनके बारे में भी हम लोगों ने पर्याप्त डिस्कशन कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी ये समझौता हुआ नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में इस पे अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन इस पे बात चल रही है, ठीक है। ये जो समझौता है उसका नाम है पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, ठीक है। ये जो संधि है ये किससे संबंधित है, तो ये संधि जो है आपराधिक मामलों से है। जब भी कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं, तो एक देश दूसरे देश के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए समझौता पे बात चल रही है। अभी ये समझौता हुआ नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अब तक 45 देशों के साथ जो है पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पे हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप
2022 आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। अब इसमें हम लोग दो नाम मुख्य रूप से याद करेंगे। एक है लवलीना बोर्गोहेन और दूसरा नाम है निखत जरीन। इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है अपने अपने वर्ग में। तो जो लवलीना बोर्गोहेन है, ये 75 वर्ग किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो निखत जरीन है, ये 50 वर्ग किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो निखत जरीन है, ये विश्व चैंपियन रही हैं। ठीक है, और जो लवलीना बोर्गोहेन है, ये टोक्यो का जो ओलंपिक अभी हुआ था, उसमें इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है, तो ये जो अभी जो भोपाल में जो हुआ है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है, इसमें इन्होंने अरुंधति राय को 5-0 से हराया है। ठीक है, और जो निखत जरीन है, ये अनामिका को इन्होंने हराया है 4-1 से। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा सेशन का, वो है आरबीआई द्वारा माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट। तो जैसा कि आप लोग मालूम है, जब हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में दो दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। एक माइक्रो पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको माइक्रो को जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक उत्पाद, ठीक है, एक उपभोक्ता, एक बाजार, ठीक है, और एक उद्योग, इससे संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं, राजकोषीय नीति का अध्ययन करते हैं, राजकोषीय नीति का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुद्रास्फीति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये जो है आरबीआई, चूंकि अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है, ये साल में 2 बार जारी करती है। तो इसमें जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है जिस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने 23 इसमें इन्होंने सितंबर तक का जो है, सितंबर 2023 तक का इन्होंने आंकड़ा बताया है, अनुमान जो भी होगा इनका। उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो सकल एनपीए अनुपात है, उसमें मामूली सुधार के संकेत देते हुए माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट आयोजित किए हैं। तो इस टेस्ट के अंदर क्या क्या किया जाता है, किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रेडिट जोखिम। ठीक है, क्रेडिट जोखिम का मतलब ये होता है कि जो बैंक होते हैं ना, बैंक जो लोन देते हैं, जो ऋण देते हैं किसी को, तो यहाँ पे उसमें कितना जोखिम है जो एनपीए से संबंधित है। एनपीए को हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट ने, गैर निष्पादन संपत्तियां। तो इसके बारे में आप लोग और डिटेल से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। ब्याज दर है, ठीक है, ब्याज दर जोखिम है इसमें, तरलता जोखिम है। ठीक है, और इन आघातों के प्रति जो वाणिज्यिक बैंकों का लचीलापन है, वो इसमें शामिल है इस परीक्षण में। तो इस टॉपिक में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया है। एक तो प्रहरी ऐप हो गया गृह मंत्रालय द्वारा, गेटा सोरा हो गया, बैडमिंटन चैंपियनशिप हो गया जो मलेशिया में आयोजित किया गया है। सर्बिया हो गया, ठीक है, इसने डाक टिकट जारी किया है भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में। के आर गौरी अम्मा केरल से संबंधित है, इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। सऊदी अरब के बीच अभी पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पे हस्ताक्षर नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, होने की संभावना है। राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने लवलीना और निखत जरीन को देख लिया। आरबीआई द्वारा माइक्रो स्टेज टेस्ट देख लिया। तो ये आज हमारे 7 टॉपिक हैं जो जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। चलिए, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। आप लोग को ये समझ में आया होगा, हमने पूरे टॉपिक को बहुत ही कम शब्दों में एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, उतना ही मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है।
ज़्यादा कोई भी डिस्कशन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है यहाँ पे, ताकि आपका टाइम बचे। आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं 1 जनवरी 2023 से। हम लोग अब डेली मतलब करंट अफेयर्स पे वो सारे टॉपिक्स जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, एसएससी या छोटे-मोटे जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सारे करेंट्स को हम कवर करके यहाँ पे लेके आएँगे। और साथ-साथ में हम उन टॉपिक्स को भी लेके आने वाले हैं, जैसे मैंने अभी प्रसाद योजना के संदर्भ में एक पूरा डिटेल्स में टॉपिक बनाया था, तो वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस के एग्जाम से भी। ठीक है, उस तरीके का कोई भी टॉपिक रहेगा जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है यूपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम में आने के लिए, तो उसको मैं डिटेल्स में कवर करूंगा। और यहाँ पे जो हम लोग कवर कर रहे हैं इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस तरीके का टॉपिक्स है, क्या इससे आप लोग को संतुष्टि मिल जा रही है पढ़ने से। तो अगर आप लोग इससे सहमत रहेंगे तो हम इस तरीके के और भी कुछ नए इनिशिएटिव लेके सामने आएंगे आपके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।